ठीक है। आज अपन मेनली सीखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके सीखने से पहले अपन एक चीज के बारे में जानेंगे, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इसको बहुत ध्यान से समझना। ऐसा मान लो कि इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है जिसके एग्जाम में सवाल आते हैं। अब यहां से ये सीखेंगे, इसके बाद प्रिज्म सीखेंगे। प्रिज्म में ये यूज होता है, प्रिज्म में टीआईआर यूज होता है। तो ये प्लस प्रिज्म मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनाता है। और उसके बाद अपन सीखेंगे लेंस, है ना। तो इस चैप्टर के जो दो सबसे मतलब अगर मान लो चैप्टर से 10 क्वेश्चन आने होंगे तो 8 क्वेश्चन इसी प्रिज्म और लेंस से आते हैं। जो अपन ने मिरर और रिफ्लेक्शन का पार्ट सीखा है उससे 2 ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रिज्म और लेंस से आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। बट ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है। उन्होंने आईआईटी एडवांस में प्लेन मिरर का क्वेश्चन भी पूछ रखा है। आईआईटी एडवांस उन्होंने स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन भी पूछ रखा है। इसी बार जेई मेंस में स्फेरिकल मिरर के सवाल आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो नहीं पूछे जाते हैं। बट इन जनरल जो ट्रेंड रहता है उसमें प्रिज्म और लेंस का वेटेज ठीक ठाक रहता है। प्लेन मिरर का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि लोग कहते हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। स्फेरिकल मिरर का वेटेज एवरेज। तो ये काफी वेटेज वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। उसमें सबसे पहले अपन सीखेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन एक चीज सोचते हैं क्रिटिकल एंगल सीखने से पहले कि मान लो बेटा ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना। म्यू लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो अपन जानते हैं कि लाइट अगर यहां से इंसिडेंट होगी है ना, एंगल आई, तो यहाँ पे वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, दिस इज एंगल आर। और आप सब लोग जानते हो आई की वैल्यू आर से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लार्जर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा सोचो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट करूं, क्या करूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट करूं तो कौन पहले 90 पहुंचेगा। तो आप कहोगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग लगभग 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, मैं एग्जैक्ट 90 नहीं कह रहा, लगभग लगभग 90 के इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट 90 मान लो, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये मान लो 90 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं होगा बल्कि 90 डिग्री से कुछ कम होगा, है ना? इसको मान लो थीटा मान लिया। ठीक। तो जब रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री से कुछ कम होगा। ये बात सबको समझ में आती है क्या? और अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, मान लो इसके लिए अपने को म्यू आर दे रखा है, इसके लिए अपने को म्यू डी दे रखा है। तो ये सिचुएशन बन रही है, इसके लिए मैं इसका क्या लिखूंगा बेटा, 1 sin 90, सॉरी 1 नहीं, म्यू आर साइन 90 इज इक्वल टू म्यू डी साइन थीटा। ऐसा बनेगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अगर लाइट को मैं रेयरर से डेंसर में भेजूं तो पहले कौन 90 पहुंच जाएगा, आई, है ना। उस समय आर की वैल्यू 90 नहीं हो सकती, 90 से कम ही होगी। इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, है ना। रेयरर मीडियम में एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90। जब रेयरर मीडियम में एंगल 90 होगा तो डेंसर मीडियम में एंगल 90 नहीं होगा बल्कि उससे कुछ कम हो सकता है ना। थीटा वो निकाल सकते हैं अपन, थीटा यहाँ से आप देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा म्यू आर अपॉन म्यू डी। अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई, है ना, बिल्कुल नहीं बताई। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर मैं दोनों एंगल्स, अगर मैं आई को इंक्रीज करूं तो आर भी इंक्रीज होगा। आई इंक्रीज होके पहले 90 डिग्री हो सकता है, जब आई 90 हो जाएगा तो आर की वैल्यू थीटा होगी। ये क्रिटिकल एंगल या टीआईआर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगा कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। और जब आई मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, थीटा। इसको मैं आगे चल के कहोगे तो मैं इसी को क्रिटिकल एंगल कह दूंगा, थीटा सी, है ना।
जब रेयर मीडियम का एंगल 90 डिग्री होता है तो डेंसर मीडियम का एंगल कितना होता है, थीटा सी के बराबर। इस चीज को अपन आगे चल के थीटा सी लिख लेंगे, है ना, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अभी उसको मैं डिफाइन करूंगा, है ना। तो ये अपन सीख गए कि अगर इंसिडेंस रेयरर में हो तो डेंसर में मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, थीटा सी। अब मैं डिफाइन करूंगा क्रिटिकल एंगल। फिर पीछे वाली स्लाइड पे फिर से जाऊंगा, क्रिटिकल एंगल, है ना, सुनना ध्यान से। क्रिटिकल एंगल डिफाइन करते हैं और इसी के साथ में TIR भी डिफाइन करूंगा। ये मान लो रेयरर मीडियम है, ये मान लो डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से अगर मान लो लाइट किसी एंगल पे आई, है ना, किसी भी एंगल पे आई, तो वो डेंसर मीडियम से आई रेयरर में किसी एंगल पे जाएगी। मान लो ये आई है, ये आर है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैंने इंसिडेंस कहाँ माना है, डेंसर में, तो रिफ्लेक्शन कहाँ है, रेयरर में, तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा होगी। आर कौन से मीडियम में एंगल है, रेयरर मीडियम में। अब मैं आई को इंक्रीज करूं तो आर भी इंक्रीज होगा, लेकिन कौन ज्यादा है, आर। तो कौन पहले 90 पहुंचेगा, आर। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जिस पे जाकर के ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ये क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। मतलब देखो यहाँ मैंने क्या कहा था, आर की वैल्यू आई से ज्यादा है। अब अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा, लेकिन पहले 90 कौन पहुंच जाएगा, पहले 90 पहुंच जाएगा अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रेयर मीडियम का एंगल, है ना। ऐसे मैं बोलता हूँ रेयर का मीडियम और एंगल और डेंसर मीडियम का एंगल। तो पहले 90 कौन पहुंच जाएगा, रेयर मीडियम का एंगल। तो जिस एंगल ऑफ मतलब डेंसर मीडियम में जिस एंगल के लिए रेयर मीडियम में एंगल 90 डिग्री बनता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। या मैं बोलूं अगर इसको मैं स्नेल्स लॉ से लिखूं तो जो पीछे लिखा था देखो मैं वही रिपीट करूंगा, है ना, कि म्यू डी, ये क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डेंसर मीडियम का एंगल का साइन इज इक्वल टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रेयर मीडियम का एंगल। तो यहां से बेटा साइन थीटा सी की वैल्यू आती है म्यू आर अपॉन म्यू डी, और अपने पास यहां से क्रिटिकल एंगल आता है साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ये रिलेशन आपके ज्यादा काम आएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देखोगे कि रेयर मीडियम की जगह आपको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में रेयर मीडियम की जगह आपको एयर दिया होगा, तो ये 1/μ बन जाएगा। मान लो आपसे कह दूं एयर और ग्लास का पेयर है तो ये 1/μ बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ भी तो वही बात लिखी हुई है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। क्योंकि लाइट रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये रेयरर से डेंसर जाते वक्त जिस लॉ को फॉलो करेगी, डेंसर से रेयरर आते टाइम भी उसी लॉ को फॉलो करेगी। अब मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर डेंसर से थीटा सी पे आती है तो रेयरर से 90 पे जाती है। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि जब ये डेंसर मीडियम से थीटा सी पे आती है तो रेयर मीडियम में 90 पे जाती है। तो जब ये रेयर मीडियम से, ठीक इसका उल्टा होगा, मान लो जब ये रेयर मीडियम से 90 पे आएगी तो डेंसर मीडियम में थीटा सी पे जाएगी। क्या बोला मैंने, जब डेंसर मीडियम से, यहां देखना, जब डेंसर मीडियम से थीटा सी पे आती है तो रेयर में 90 जाती है। थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से क्रिटिकल एंगल पे आती है तो रेयर मीडियम में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि लाइट रिवर्सिबिलिटी के लॉ को फॉलो करता है, या आप कहो तो मैं यही स्नेल्स लॉ उल्टा लिखूंगा। तो जब ये
रेयरर से आएगी 90 पे, तो डेंसर में कितने पे जाएगी? थीटा सी। इसका मतलब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल की जिसके लिए रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। ये चीज ध्यान रहे, आगे काम आएगी। ठीक है, तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूं तो इट इज एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच, या एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो इसको, एंगल भी लिख सकते हो सीधा। इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन rarer medium is 90 degree. वो कितना है? 90 डिग्री. It is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री. और बहुत ध्यान से देखिए, ये रिलेशन जो लिखा हुआ है ये अपने को याद होना चाहिए कि कहीं भी साइन थीटा से दिखा, ये देखते हैं क्या लिख लूं? म्यू आर अपॉन म्यू डी। और बेटा एक बहुत ही काम की बात बताऊं, ध्यान से देखो, ये किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये किसी भी और चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेयर ऑफ मीडियम, ए पेयर ऑफ मीडियम। ये एक मीडियम के पेयर की प्रॉपर्टी है। मतलब मैं अगर कह दूं कि ग्लास और वाटर का पेयर है, तो भाई ग्लास और वाटर के पेयर के लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होगा। अगर मैं कहूं ग्लास और वाटर का पेयर है, तो ग्लास वाटर के पेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होगा और कोई नहीं हो सकता। तो पहले तो ये एंगल लिख लेंगे। अभी तक मैंने टीआईआर का नाम भी नहीं लिया है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो साइन, इसकी डेफिनेशन ऐसे याद रख सकते हो, दो पेयर के, दो मीडियम के लिए साइन थीटा सी होगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। फिक्स हो गया। मैं बोलूं एयर ग्लास के लिए थीटा सी फिक्स है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। देखो लाइट रेयर से डेंसर भी जा सकती है, लाइट डेंसर से रेयर भी जा सकती है। तो ये एक एंगल, किसी एंगल 30 डिग्री होता है ना, वैसे ये एंगल है, फिक्स है। कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, बताओ इसके लिए साइन थीटा सी क्या होगा? या ऑयल और वाटर की लेयर्स है, तो साइन थीटा सी होगा म्यू आर अपॉन म्यू डी, जो रेयर होगा अपॉन जो डेंसर होगा, है ना। अब इस एंगल को अपन जैसे यूज करें, टीआईआर में यूज करें तो टीआईआर में, या कहीं और यूज करें तो कहीं और। क्या क्रिटिकल एंगल की बात सबको समझ में आ गई? अब इसको ध्यान से लिखिए, फिर मैं बताऊंगा आप टीआईआर क्या होता है। टीआईआर एक तरह से मान लो इसका एक एप्लीकेशन है। ओके, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। अभी मैंने कहीं भी टीआईआर की बात नहीं की है, याद रखना। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, है ना। क्वेश्चन है फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर पेयर। ग्लास वाटर पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल बताओ। ग्लास के लिए 3/2 जानते हो, वाटर के लिए 4/3 जानते हो। जल्दी से आंसर बताओ। साइन इनवर्स के टर्म में क्या आएगा? आंसर आपको फ्रैक्शन लिखना है। साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखूंगा वो आपको आंसर चैट बॉक्स में लिख के देना है, जल्दी से। बेटा इसमें ये भी तो देखो, रेयरर कौन है, डेंसर कौन है।
ये जो लोग आंसर लिख रहे हैं प्लीज ये देखो, रेयरर कौन है, डेंसर कौन है। ग्लास के लिए 3/2 है, वाटर के लिए 4/3 है। जिसका म्यू कम होता है वो रेयरर होता है, जिसका म्यू ज्यादा होता है वो डेंसर होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये कौन सा मीडियम है? रेयरर। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। कैसे पता चला भाई? 4/3 1.33 होता है, 3/2 1.5 होता है। तो म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर रखोगे तो साइन इनवर्स 4/3 अपॉन 3/2, तो कितना आ गया? साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, साइन इनवर्स 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना, गलती हो जाती है ना। ये एयर है और ये मीडियम, डेंसर मीडियम है ना। ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है। इसका म्यू इज इक्वल टू 1 है और इसका म्यू इक्वल टू म्यू दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि इफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, है। कहां से कहां जा रही है? एयर से डेंसर मीडियम, such that angle of incidence in air is equal to critical angle for two media, है ना। If light is incident from air to denser medium such that angle of incidence in air is equal to critical angle for two media, find angle of refraction in medium, find angle of refraction in medium। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अपने पास ही लिख के रखना। चैट बॉक्स में लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें टर्म के टर्म में, मैं सॉल्व करके आंसर बताऊंगा। जल्दी लिखिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल, बट इसमें मिस्टेक्स होती हैं। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से डेंसर मीडियम में। कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से डेंसर मीडियम में। दे रखा है भाई, ये एंगल दे रखा है आपको। इस एंगल के बारे में, ये एंगल उन्होंने कहा है क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। ये एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल है ना। जबकि नॉर्मली जो ये एंगल बनता था ना वो डेंसर में बनता था, बट ये एंगल है। मान लो ये 30 डिग्री आ गया, तो क्या लाइट एयर में 30 डिग्री पे नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो ये जो लाइन लिखी है ना इन्होंने, ये सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस की इंफॉर्मेशन है। इसका कहीं से मतलब नहीं है कि डेंसर मीडियम का एंगल है। तो ये दिया हुआ है। अब आप क्या लिखोगे? तो आप यहाँ से स्नेल्स लॉ लिखोगे कि 1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो बेटा यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा सी बाई म्यू। अब मुझे साइन थीटा सी पता करना है, साइन थीटा सी अलग से पता करेंगे। मैं जानता हूं साइन थीटा सी की वैल्यू होती है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेयरर इज 1, म्यू डेंसर इज म्यू। साइन थीटा सी 1/म्यू है, यहाँ रख दो, ये बन जाएगा 1/म्यू स्क्वायर। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज साइन इनवर्स 1/म्यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर, है ना। कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें समझना है कि नॉर्मली जो क्रिटिकल एंगल दिया होता है वो डेंसर मीडियम में दिया होता है, लेकिन ये एक एंगल है, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इस एंगल पे ना लाइटर मीडियम या रेयर मीडियम में इंसिडेंट है, तो हो सकता है ना भाई। मान लो किसी पेयर ऑफ, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एयर और इस मीडियम के सॉल्व करके जो थीटा सी की वैल्यू आती है वो 30 डिग्री आती है ना। अब आपको एक सवाल दे दिया कि एक एयर और डेंसर मीडियम का एक पेयर है जिसमें लाइट एयर में 30 डिग्री पे आती है, आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है, वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। अब अपन सीखेंगे टी आई आर। टी आई आर क्या होता है? अब अपन सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सीखेंगे?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, नाम से मतलब टोटल मतलब पूरा, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, है ना। सुनना ध्यान से क्या होता है। पहले मैं फिनोमेना समझा रहा हूँ, समझा चुका हूँ वैसे, एक बार मैं पीछे हल्का सा इनडायरेक्टली। ये मान लो आपका डेंसर मीडियम है, इसमें फिक्स है ना, इसमें लाइट डेंसर से रेयरर ही जाएगी। टीआईआर तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी। इसमें मान लो मैं लाइट को भेजूं यहां से यहां, तो आप कहोगे कि लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। ये आई है, ये आर है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब अभी आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है। अगर मैं आई को थोड़ा सा बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं कि आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, है ना, आई इज इक्वल टू थीटा सी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। जस्ट अपन ने सीखा है, अगर आई इक्वल टू थीटा सी हो जाए डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे कि इसका क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री पे जाएगा। आई इज इक्वल टू थीटा सी, है ना। और अगर बाई चांस इस आई की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा भी तो हो सकती है, आई 90 तक हो सकता है भाई, ये आई इक्वल टू थीटा सी था, और यहाँ जो आई है, दिस आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। अब जरा बेटा सोच के देखो, आई बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आर बढ़ता जा रहा है, यहाँ से मैं जैसे जैसे आई बढ़ा रहा हूँ आर बढ़ता जा रहा है, आर बढ़ता बढ़ता 90 हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होता है कि लाइट रे अब रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में वापस आ जाती है, और ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो लाइट जो कि पहले रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही थी, वो भी अब रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। आप सुनो टोटल क्यों कहते हैं भाई, अपन ने सीखा है कि लाइट का कभी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। जो पहले रिफ्लेक्ट होके आ रही थी वो तो आ ही रही है, जो रिफ्रैक्ट होके बाहर जा रही थी, देखो ये लाइट रे बाहर जा रही थी, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पे अब ये भी अंदर आ जा रही है, मतलब अब कोई भी लाइट रे बाहर नहीं जाएगी अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा कर दूं तो। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या शॉर्ट में टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी लाइट रे वापस आ जाए। डायमंड जो शाइन करता है उसकी कटिंग इसी तरह से की जाती है कि उसके अंदर लाइट का टीआईआर होता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इसका एग्जाम्पल है। हाँ, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर पूरा सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा है तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। टीआईआर तभी होगा, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये दोनों फॉलो होंगी तभी टीआईआर होगा। पहला, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, फिक्स है, रेयरर से डेंसर हुआ तो टीआईआर नहीं होगा, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। एंड सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियसली बात है डेंसर से रेयरर जा रही है तो इंसिडेंस कहाँ होगा, डेंसर में। इन डेंसर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दोनों बातें जब एक साथ फॉलो होती हैं तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों मीडिया के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो अपन कहेंगे कोई लाइट बाहर नहीं जाएगी बल्कि रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं। तो अपन ये टीआईआर का बेसिक सीख गए। तो एक चीज और समझना है इसमें कि यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहां से यहां तक रिफ्रैक्शन, क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन। और यहां से यहां तक क्या हो रहा था,
रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन, मतलब यहां से यहां तक रिफ्लेक्शन हुआ और यहां से यहां तक रिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर मैं कहूं कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तब डेविएशन कितना था, तो रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन होता है मॉड आर माइनस आई, और यहाँ आर ज्यादा है आई से, तो ये आएगा आर माइनस आई। क्या आएगा? आर माइनस आई, और मैक्सिमम होगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी पे। और ये रिफ्लेक्शन है ना? ये रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ डेविएशन कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 2i, यही होता है। यहाँ डेविएशन होगा आर माइनस आई। आर माइनस आई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा है। तो यहाँ तक है ये आर माइनस आई, और यहाँ है ये 180 माइनस 2i। 90 डिग्री पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो 90 डिग्री तक डेविएशन है आर माइनस आई, और उसके बाद डेविएशन है 180 डिग्री माइनस 2i। तो इसी पे बेस्ड एक ग्राफ बनाया जाता है ना? वैसे तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। किसका ग्राफ बनाते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अपन ने क्या सीखा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन इक्वल टू थीटा सी है तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। और इसमें डेविएशन क्या आ रहा था? आर माइनस आई, है ना? और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 2i। देखो इसमें तो सिंपल लीनियर ग्राफ बनेगा, लेकिन इसके अंदर r को अपने को निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम डेविएशन जो आएगा रिफ्लेक्शन के केस में वो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी के केस में। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि जब यहां से यहां तक का ग्राफ ना, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी हुआ तो डेविएशन की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री माइनस थीटा सी। क्यों? क्योंकि आर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक ये ग्राफ ऐसा कर्व जाता है ना, यहाँ पे सॉलिड। फिर जैसे ही मैंने थीटा सी को क्रॉस किया, जैसे ही थीटा सी पे, तो अब यहाँ के बाद ये ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे हॉलो। जैसे ही देखो यहाँ तक क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। जैसे ही यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ हॉलो सर्कल बना रहा हूँ। हॉलो सर्कल का मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है उधर वाले ग्राफ में, ये पॉइंट नीचे वाले ग्राफ में इंक्लूडेड है। तो यहीं पे मैं हॉलो सर्कल बना रहा हूँ, और फिर ये ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। कहाँ तक? i इज इक्वल टू 90 डिग्री तक। कहाँ तक? i इज इक्वल टू 90 डिग्री तक। मतलब यहां से यहां तक क्या था? रिफ्रैक्शन। ये ग्राफ का ये पोर्शन क्या दिखा रहा है? रिफ्रैक्शन। और ये पोर्शन क्या दिखा रहा है? रिफ्लेक्शन, है ना? ये 180 डिग्री माइनस 2i, तो ये पॉइंट आगे जाके कहीं टच करेगा 180 पे। ये पॉइंट है यहाँ पे जहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो जस्ट यहाँ i इक्वल टू थीटा सी रखो, तो ये बनेगा 180 माइनस 2 थीटा सी से ग्राफ स्टार्ट हुआ और नीचे जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो इंटरसेप्ट देखो, ये y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ है, जहां c कितना है? 180 डिग्री, और m कितना है? -2। निगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो इस काली वाली लाइन को अगर आप पीछे बढ़ाओगे ना, इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये ऊपर 180 डिग्री के एंगल पे जाके एक्सिस को कट करेगा, लेकिन ग्राफ यहीं से बन रहा है। एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है ये, ऐसा ध्यान रखना है। ये अपने TIR का ग्राफ है। लॉजिकली समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ग्राफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। आर निकालेंगे। आर कैसे निकाल सकते हैं? स्नेल का यूज करके। वंस मतलब म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर, तो वहां से आर आएगा साइन इनवर्स की टर्म में। उसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा कर्व बनेगा। फिर यहाँ पे, यहाँ तक तो अपना रिफ्लेक्शन हो रहा था। जैसे ही अपन ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें तो डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, मतलब स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा यहाँ से लेके यहाँ। ठीक, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। कई बार ये ग्राफ ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं।
ओके, जो नहीं लिख पाए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे चलता हूँ। रिकॉर्डिंग में भेज भी दूंगा ग्रुप पे, उसमें सारे लेक्चर्स होंगे, देख लेना आप चाहो तो। चलो, एक कोई बच्चा निकल लिया। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक क्या कहूं कि वो टीआईआर का एप्लीकेशन है, दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसके। जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पानी है ना, ऊपर एयर है और नीचे इसके वाटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है ना। अब मान लो एयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जर्वर बाहर है। इसका उल्टा भी देते हैं, कई बार ऐसा देते हैं कि ऑब्जर्वर अंदर है, एयर में कुछ बाहर है। एक ही चीज है, मैं समझाऊंगा उल्टा क्या है उसका क्वेश्चन। अभी मान लो एक ऑब्जेक्ट अंदर है ना, मान लो एक कोई डायमंड की रिंग है, वो पानी के अंदर गिरी हुई है। तो जरा सोच के देखो कि इससे कौन कौन सी लाइट रे निकल रही होगी। कुछ लाइट रे इससे निकल रही होंगी ऐसा सीधा, और वो सीधे बाहर चली जा रही होंगी, तो ये तो हमेशा ही बाहर जाएगी। कुछ लाइट रे इससे इधर ऐसे जा रही होंगी, है ना, और वो बाहर चली जा रही होंगी। बिल्कुल, इसके लिए आई थीटा सी से कम होगा। कुछ लाइट रे ऐसी भी होंगी जो जस्ट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही होंगी। आगे वाली, ये कितने पे जा रही होगी, 90 डिग्री। और बेटा कुछ लाइट रे ऐसी भी होंगी जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी। ये कभी बाहर नहीं जाएगी, लौट के वापस आ जाएगी। अब जरा सोच के देखो कि बाहर अगर एक आदमी होगा, अच्छा ऐसा मैंने एक तरफ ड्रॉ किया, ऐसा इसके चारों तरफ होगा पानी में, ऐसा इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रीजन में होगा, है ना। ये मैंने एक साइड का ड्रॉ किया है बस आपको दिखाने के लिए। अब जरा सोच के देखो, बाहर वाले आदमी को ये ऑब्जेक्ट कब दिखेगा, जब इससे आने वाली लाइट रे उसकी आंखों तक आएगी। कोई चीज हमें दिखती कब है, जब उससे आने वाली लाइट रे हमारी आंखों तक आ जाए। तो ये ऑब्जेक्ट कब तक दिखेगा, जब तक इससे निकलने वाली लाइट रे आंखों तक आ जाए। इसका मतलब यहां तक वाली लाइट रे के कारण ही दिखेगा। इसके बाद वाली लाइट रे तो बाहर जा ही नहीं पा रही भाई, यहां से आगे यहां तक वाली, यहाँ वाली लाइट रे बाहर जा रही है, ये वाली लाइट रे जस्ट बाहर जा रही है, वो भी सरफेस के पैरेलल बाहर जा रही है, तो दिखेगा तो इसमें भी नहीं दिखे। लेकिन यहाँ के बाद जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो तो कभी बाहर जा ही नहीं रही। मतलब एक ऑब्जर्वर अगर यहाँ है इस रीजन में, यहाँ, तो उसको तो ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखेगा। यहाँ है नहीं दिखेगा, यहाँ है नहीं दिखेगा, यहाँ है नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ के बाद लाइट रे उसकी आंखों तक आने लगेगी। ऐसा रीजन इसके चारों तरफ होता है। उसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा इधर भी इसके जस्ट एंड कहाँ होगा, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जस्ट इस सर्कल की बाउंड्री कहाँ लाया करती है, जहां वो टी आई आर वाली चीज होती है। ये एंगल जहां पे कितना हो रहा हो, थीटा सी। तो ये पूरा कहलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब ये वो सर्कल है, या ये वो एरिया, ऐसा चारों तरफ हुआ है ना, ये वो एरिया है जिससे हर लाइट बाहर जा पा रही है। इसके बाहर तो कोई लाइट बाहर नहीं जा रही। अब जरा सोच के देखो कि कोई इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को ढक दे। मान लो मैं कहूँ कि एक तालाब या एक छोटे से किसी जगह पे पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक रिंग गिरी हुई है ना, और मुझे पता चल जाए कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस इतनी आएगी। तो अगर मैं कहूँ कि कोई उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को ढक दे, है ना, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया ना, कोई क्या करे, इस सर्कल के ऊपर एक सिंपल सा ब्लैक पेपर रख दे, ब्लैक पेपर से ब्लैक कलर का पेपर काट के इसके ऊपर रख दे, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा बेटा कि इस रिंग से निकलने वाली कोई लाइट रे बाहर जा ही नहीं रही होगी, तो ये किसी को रिंग दिखेगी ही नहीं।
है ना। तो अगर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को ढक दिया जाए तो कोई भी लाइट रे उससे बाहर नहीं जा रही होगी। दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कि मान लो अंदर एक मछली हो, यहाँ पे एक फिश हो, तो फिश को बाहर की दुनिया कैसे, किस सर्कल से दिखेगी, तो वो भी यही सर्कल आएगा, क्योंकि फिश को बाहर की दुनिया कब दिखेगी, ये अभी अपन ने क्या किया, अंदर की लाइट बाहर जाए। सोचो मैंने इसका बताया था उल्टा भी सही है, कि बाहर से जो लाइट आएगी इधर, इतने एंगल वाली लाइट अंदर आएगी, मतलब बाहर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम क्या हो पाएगा 90 डिग्री, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा थीटा सी। तो अंदर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको जो बाहर का रीजन दिखाई देता है वो एक सर्कुलर रीजन दिखाई देता है, और वो सर्कुलर रीजन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बाहर से जो लाइट रे आ रही है, रेयर से डेंसर, बाहर वाली लाइट पे के लिए मैक्सिमम एंगल कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, वो कितने एंगल पे आएगी थीटा सी पे। तो इसके अंदर जो सारी लाइट रे मान लो यहाँ पे बाहर की दुनिया देखने के लिए आ रही होगी, वो एक सर्कल में दिखेगी, और उस सर्कल को बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक ही बात है, अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो बाहर इसी सर्कल के अंदर अंदर दिख पाएगा, अंदर कोई ऑब्जर्वर हो तो उसे बाहर का वर्ल्ड इसी सर्कल से दिखेगा। दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इसकी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये कहती है कि आपको इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस निकालनी होती है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे वो पॉइंट है जहां से मुझे देखना है या जहां ऑब्जेक्ट है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बेटा किस रिफ्लेक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग आया, जहां पर ये एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री। ये एंगल थीटा सी है तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा सी होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ से एच डेप्थ पे है, ये एच दिया होता है कि एक मछली जो है वो पानी से इतनी डेप्थ पे है, ये रेडियस हमें निकालनी है। ठीक, ये डेप्थ आपको दी होती है, और आपको ना नॉर्मली यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू दिया होता है। जनरली म्यू रेयरर 1 होता है, म्यू डेंसर म्यू दिया होता है, बट अपन इसकी टर्म में निकालेंगे, है ना। तो आप कहोगे कि सिंपल अपने को r चाहिए, तो आप लिखोगे बेटा tan थीटा c इज इक्वल टू r बाई एच, सो रेडियस इक्वल टू h tan थीटा c। रेडियस कितनी आएगी h tan थीटा c। अब थीटा c हम जानते हैं, साइन थीटा c क्या होता है म्यू r अपॉन म्यू d। तो ट्रायंगल बना लो, ये हो गया थीटा c, है ना, ये हो गया म्यू r, ये हो गया म्यू d। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, तो ये क्या होगा म्यू d स्क्वायर माइनस म्यू r स्क्वायर। तो टेन थीटा c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, r इज इक्वल टू टेन थीटा म्यू r अपॉन अंडर रूट, h से मल्टीप्लाइड है, अंडर रूट म्यू d स्क्वायर माइनस म्यू r स्क्वायर। ये आ गया अपना रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें भी कहते हैं कि इफ म्यू r इज 1, अगर म्यू आर क्या हो 1, एयर की बात हो, तो ये रेडियस सिंपली क्या आ जाता है, म्यू आर 1 रख दो, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आता है अपना रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है पता है तुम्हें, बाकी सब फॉर्मूले कहाँ याद रखोगे, ये याद रखना, या ये डायग्राम याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम याद रखना कि ये एंगल थीटा सी है, ये एच, तो ये आर, टेन थीटा सी इक्वल टू आर बाई एच। ये अगर तुम लिख पाए ना, तो बाकी तो बेटा तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें साइन थीटा पता होता है, तुम टेन थीटा निकाल लो, है ना। दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन की कैलकुलेशन। अच्छा एरिया पूछेंगे तो एरिया पता है ना कितना होता है, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। तुम कहोगे सर ये तो बताया नहीं था, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन भाई ये पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल का एरिया। अगर सर्कुलर रीजन ऐसा ही पूछेगा कि बताओ अंदर पानी के अंदर 10 मीटर नीचे एक मछली है, उसको बाहर की दुनिया कितने एरिया के सर्कल से दिख रही है, सबसे पहले आर निकालेंगे और फिर एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से लिखिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब अपन अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। एक क्वेश्चन सिंपल, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि एक फिश है,
है ना, ये यहाँ पे एयर है और यहाँ पानी है नीचे, है ना, और ये यहाँ से 20 मीटर नीचे है और इसका म्यू जो है वो 4/3 है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन फ्रॉम विच fish will see outer world, fish will see outer world। जल्दी से बताइए। सिंपल है बिल्कुल यार, r इक्वल टू एच टेन थीटा होता है, थीटा सी, सबसे पहले थीटा सी निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, 3/4 आएगा। साइन थीटा 3/4 है तो टेन थीटा लिख सकते हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये √7 है, तो ये आ गया 10 इंटू टेन थीटा सी, 3/√7, सॉरी 20 है, 20/√7 कितना आ गया, 60/√7 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन, इतना सही है ना। अरे हिमांशु, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक √7। बेटा अक्षत, ये √9 कहाँ से आया? अक्षत जैन, ये √9 कहाँ से आया? चलो ठीक है ना, आई आई होप सबने लिख लिया होगा, 10 सेकेंड में लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ योगेश, आ तो जाएगा ही, ठीक है चलो। देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, है ना। सुनना ध्यान से, इस तरह के आगे क्वेश्चन अपन प्रिज्म में भी करेंगे, बट यहाँ इसकी थीम समझना, क्वेश्चन भी मैं ही बताऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊंगा। आज एक क्वेश्चन करेंगे, कल फिर इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, बट ठीक है, अभी सुन लो। ये एयर है और ये ग्लास सिलेंडर है। क्या है? ग्लास सिलेंडर, है ना। कितना टाइम है आपके पास? है, ग्लास सिलेंडर, है ना। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, उसका पतला सा फाइबर है ये ग्लास सिलेंडर, उसमें साइड में भी होता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। कहा गया है ना, कि कुछ लेंथ होगी इसकी। फाइंड द कंडीशन फॉर म्यू, फाइंड द कंडीशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर अभी एयर है ना, सच दैट light ray never comes out from lateral surface और कर्व सरफेस जिसको कहते हैं, और कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, है ना। भाई सिलेंडर में क्या क्या होगा, एक ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, लाइट रे यहाँ प्लेन सरफेस से एंटर हो रही है ना, प्लेन सरफेस साइड से, और ये अपना कर्व सरफेस होता है इधर साइड वाला, है ना, दिस इज द कर्व सरफेस। तो कहा गया है कि म्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट रे कभी भी कर्व सरफेस से बाहर ना आए, है ना। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइट रे मान लिया यहाँ से आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, रिफ्रैक्शन हुआ। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक। थोड़ी जगह चाहिए सॉल्व करने की। मान लेते हैं लाइट रे यहाँ से आई, जस्ट यहाँ पहुंची,
अब इसने कहा है बेटा कि लाइट रे इस कर्व सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे TIR होना चाहिए। क्या होना चाहिए? TIR। ये तो फिक्स है, लाइट रे वहां से बाहर नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ TIR होना चाहिए। इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल I, इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल R1, इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल R2, है ना। मतलब उस सरफेस पे हमेशा TIR होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता रहा तो लाइट रे कभी भी बाहर नहीं आएगी। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले वहां TIR होना चाहिए, इसके लिए आप जो कंडीशन लिखोगे वो लिखोगे बेटा R2, ये जो R2 एंगल होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। क्या होना चाहिए? R2 की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही वहां पे हमेशा TIR होगा। तो ये मुझे पता चल गया कि R2 जो है वो हमेशा थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये। अरे कहाँ गया? एक कंडीशन ये। दूसरा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है इस ट्रायंगल में। तो मैं अगर R1 की वैल्यू लिखूं तो R1 की वैल्यू आएगा बेटा 90 डिग्री माइनस R2। तो अगर R2 थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, है ना, R2 थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि R1 की, ध्यान से सुनना, R2 थीटा सी से ज्यादा मतलब R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? R2 की मिनिमम, सोच के देखो, मैं कह रहा हूं कि R2 मिनिमम भी थीटा, जस्ट इक्वलिटी वाला केस मान लेते हैं ना, R2 मिनिमम क्या होना चाहिए? थीटा सी, क्योंकि उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। R2 हमेशा थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तो R2 मिनिमम क्या हो सकता है? थीटा सी। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस R2 मिनिमम। मानते हो ना भाई? R1 इक्वल टू, अगर ये लिख सकता हूं मैं, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब R2 मिनिमम होगा, और R1 मैक्सिमम आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा से। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इट शुड बी 90 डिग्री माइनस थीटा सी। मैं इक्वलिटी लेके आपके लिए इजी सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी भी ले सकते हो कि R1 की मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, है ना, बट मैं आपके लिए इक्वलिटी लेके सॉल्व कर रहा हूँ। 90 डिग्री माइनस थीटा सी, है ना, R1 की मैक्सिमम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने सिंपली क्या कहा? R2 की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा, है ना, तो R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा सी। जस्ट इक्वालिटी ले लिया है क्योंकि सिंपल हो जाएगा। R1 प्लस R2 90 डिग्री, यहाँ तक भी सब सही है। तो R1 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस R2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने लिखा है कि R1 की वैल्यू 90 डिग्री माइनस R2 है, तो R1 मैक्सिमम तब होगा जब R2 मिनिमम होगा, और R2 मिनिमम क्या हो सकता है? थीटा सी। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 90 डिग्री माइनस थीटा सी। अब जरा सोच के देखो R1 क्या है? R1 क्या है? तो आप कहोगे सर आर, आप पीछे एक बात बताई थी, याद करना, कि लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से आ रही है तो R1 डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? याद करो, R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा सी। याद आया? एंगल डेंसर मीडियम में एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। यही मैंने कहा था आगे मैं यूज करूंगा, इसीलिए वो चीज बताई थी। ये मैक्सिमम क्या हो सकता है? थीटा सी। कब होगा? जब ये 90 हो जाएगा। भाई ये 90 भी हो जाए ना, तो R1 थीटा सी से तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे दिस इज थीटा सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा सी। यहाँ से आ रहा है थीटा सी इक्वल टू 45। इक्वलिटी वाला, जस्ट मैंने इक्वल वाला केस लिया, एक्चुअली में ये इससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। आप अगर इक्वलिटी के टर्म में लोगे तो R2 थीटा सी से कम है, तो यहाँ पे आप रखोगे तो R1 माइनस R2, तो R1 की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। तो आप अगर इक्वलिटी की जगह इनइक्वालिटी रखोगे तो थीटा सी 45 से ज्यादा के टर्म में आपको, कम के टर्म में आपको मिल रहा होगा। तो अगर आपको साइन थीटा सी पता है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। तो ये 1/√2 इज इक्वल टू 1/μ। सो म्यू अगर √2 के जस्ट इक्वल हो जाए
तो ऐसा होगा म्यू अगर इससे ज्यादा हुआ तो भी सही है ना। मतलब आंसर अपना क्या आएगा कंडीशन का, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। कायदे से कहूँ तो ग्रेटर देन ही होना चाहिए, इक्वलिटी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी में तो सरफेस के पैरेलल जाएगी, बाहर तब भी नहीं जाएगी बट सरफेस के पैरेलल चली जाएगी, है ना। तो म्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। कुछ जगह कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वलिटी लिखी मिलेगी, कुछ जगहों पे आपको इक्वलिटी नहीं लिखी मिलेगी, उससे बहुत परेशान मत होना, है ना। इंपॉर्टेंट है √2 वाली ये वैल्यू कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। अगर ऐसा हो गया तो लाइट रे कभी बाहर नहीं जाएगी, किस सरफेस से, कर्व सरफेस से। तो क्या होगा भाई, लाइट रे ऐसे टकराते हुए बार बार TIR होते हुए फाइनली इस सरफेस से बाहर निकलेगी। यही होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट नहीं सिग्नल भेजते हैं, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल का अंदर ही TIR होता है, कभी भी लेटरल सरफेस से सिग्नल नहीं जाता है बाहर, और यहीं से सिग्नल बाहर निकलता है। दिस इज द कंडीशन। अभी मैंने कौन सा कंडीशन लेके सॉल्व किया है कि बाहर एयर है, अंदर कोई ऑप्टिकल फाइबर है। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और लूंगा जब मैं बाहर भी एक दूसरा मीडियम लगा दूंगा, है ना। उसको कोर बोलते हैं, उसको क्लेडिंग बोलते हैं, कोर एंड क्लेडिंग का पेयर होता है। तो उसको लेके अपन सॉल्व करेंगे। अभी आप इतना लिख लो फटाफट।